जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस के परीक्षा के लिए 31वां क्लास देखेंगे, जिसमें बचे हुए इंडियन ज्योग्राफी के पार्ट को कवर कर लेंगे तथा इसी के साथ हम लोग अपने बिहार पुलिस के पूरे सिलेबस को आज कंप्लीट कर लेंगे। ठीक ना। तो जिनका भी बाबू पेपर 7 और 15 तारीख को है, उनके पास अभी समय है। वो जितना पढ़े हैं ना, उसको सिर्फ और सिर्फ रिविज़न कीजिए। उसके अलावा आपको नई चीज़ें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितना आपने पढ़ा है वो सफिशियंट है। मैंने सब कुछ पढ़ाने का कोशिश किया है। आपका जो सिलेबस है आज मैंने कंप्लीट करा दिया है और सब कुछ ही पढ़ा दिया है। कोई भी सब्जेक्ट नहीं बचा है, सब कुछ मैंने पढ़ा दिया है। तो आप सिर्फ और सिर्फ रिवीजन कीजिए। वीडियो को बार बार देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, पूरी तरह याद कर लीजिए। और जिनका बाबू 1 तारीख को पेपर है, उनको भी नहीं घबराना है। यदि आप शुरू से फॉलो कर रहे होंगे तो सही बात है, आपको तो याद हो ही गया होगा। और नहीं कर रहे होंगे तो जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियो है, जैसे कि साइंस का वीडियो देख लीजिए, उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री का वीडियो देख लीजिए, स्टैटिक जीके का देख लीजिए। तो जहाँ से मैक्सिमम सवाल पूछता है वहाँ से अगर आप देख लेंगे तो आपको मतलब मैक्सिमम आपको बेनिफिट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इस क्लास को शुरू करते हैं, जिसमें कि ज्योग्राफी के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक बच गए थे फर्स्ट वीडियो के अलावा, तो उसको हम लोग इस वीडियो में कवर कर लेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग कृषि के सवालों को देखते हैं और उसके बाद बहुत सारा स्लाइड है जो कि मैं ट्रिक से आपको सब चीज़ बताऊंगा, जैसे कि बाघ अभयारण्य हो गया, वन्यजीव अभयारण्य हो गया, बंदरगाह हो गया, परियोजना हो गई, सबको ट्रिक से बता दूंगा। ठीक ना, आपको रटना नहीं है, बस आप क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। पहला सवाल है कृषि से बाबू कि भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य है, तो पश्चिम बंगाल है। कौन है? पश्चिम बंगाल। तो आपको पता ही है कि चावल हम लोग खाते हैं तो अपने जो खाते हैं तो मुंह में खाते हैं और मुंह में आपको गाल गाल में दबा कर खाते हैं। तो यहाँ से कोरिलेट कर सकते हैं। बाकी ये जो चीज़ें हैं आपको याद ही होनी चाहिए। ये बेसिक चीज़ें हैं कि किस क्षेत्र को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है, तो कृष्ण गोदावरी डेल्टा को कहा जाता है। भारत का सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन करने वाला बाबू राज्य कौन है, तो उत्तर प्रदेश है। ये चीज़ 9th-10th में पढ़नी है। ठीक ना। जैसे कि जूट प्रमुख उत्पादक राज्य कौन है, तो पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा जूट होता है। सर्वोत्तम चाय कहाँ भारत का सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होती है, तो दार्जिलिंग में होती है बाबू। वही अधिक पूछेगा तो असम में होगा। भारत का कॉफी अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो कुर्ग है। भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन है, तो उत्तर प्रदेश। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में गन्ना होता है। उसके बाद काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है बाबू, तो केरल है। काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है, केरल है। उसके बाद अगला सवाल है दुग्ध उत्पादन में, यानी दूध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो बाबू सबसे ज़्यादा आपको भारत ही दूध उत्पादन करता है, यानी प्रथम स्थान है। अगला सवाल है कि भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश है, यानी सबसे ज़्यादा गेहूं उत्तर प्रदेश में होता है। कौन सा राज्य भारत के संपूर्ण रेशम उत्पादन का आधा भाग उत्पन्न करता है बाबू, तो कर्नाटक। कर्नाटक आपको 50% भाग आपका उसका उत्पादन करता है। सर्वाधिक तंबाकू उत्पादित करने वाले 2 राज्य कौन है, तो सबसे ज़्यादा है आपको आंध्र प्रदेश और उसके बाद तमिलनाडु, यानी आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु है। केरल राज्य विश्व भर में किसके संवर्धन के लिए जाना जाता है, तो बाबू गरम मसाले के लिए। गरम मसाले के लिए आपको केरल राज्य जाना जाता है। भारत में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी किस राज्य में होता है, तो कॉफ़ी सबसे ज़्यादा आपको कहाँ होता है, कर्नाटक में होता है। कहाँ होता है, कर्नाटक में होता है। तो देखिए कर्नाटक और केरल में आदमी कंफ्यूज हो जाता है। तो देखिए जो कॉफ़ी है बाबू, चाय आदमी मैक्सिमम लोग पीता है, कॉफ़ी वही पीते हैं जो नाटक करते हैं, कहते हैं यार हमको चाय अच्छा नहीं लगता है, तो नाटक करते हैं वही कॉफ़ी पीते हैं। ठीक ना। तो यहाँ से आप इसको याद कर लीजिएगा। बाकी देख लीजिए कुछ और भी चीज़ें देख लेते हैं कृषि से रिलेटेड, जैसे कि परीक्षा में पूछता है आपको रबी फसल, खरीफ फसल, जायद फसल, नकदी फसल, इसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए जो रबी फसल है बाबू, वो इसका जो बुआई होता है वो अक्टूबर नवंबर महीने में होता है। ठीक ना, यानी ठंड के दिन में होता है, और कटाई मार्च अप्रैल में होता है। तो अगर एक भी इसका याद कर लीजिएगा ना, तो आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं। यदि आप गांव देहात से संबंधित है तो आपको पता ही होगा, आप खेती किए ही होंगे। इसको उनालू फसल भी बोला जाता है, रबी फसल को। जल की कम आवश्यकता होती है, जिसमें आपको बाबू इसका ट्रिक है, आज सच में राई में गेम खेला। आज सच में राई में गेम खेला। आ से हो जाएगा बाबू आलू और अलसी, ज से हो जाएगा आपको जौ, स से हो जाएगा सरसों, च से हो जाएगा बाबू चना, और आपको हो जाएगा राई से हो जाएगा राई, गे से हो जाएगा गेहूँ, म से हो जाएगा मटर, और बाबू और एक चीज़ आया है इस स से हो जाएगा आपको मतलब कुछ और हो जाएगा। ठीक ना, स से सरसों बता ही दिया। तो ये जो चीज़ें मैंने बताई है बाबू, ये आपका ट्रिक है, इसको याद कर लेना है। आज सच में राई में गेम खेला, आज सच में राई में गेम खेला। अगर 2-4 बार बोल देते हैं, एक जगह लिख लेते हैं तो याद हो जाता है। ठीक ना। बार अगर आपको पहले से भी याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कन्फ्यूजन हो जाता है। अगर परीक्षा में 4 ऑप्शन दे देता है ना, तो वहाँ आदमी कन्फ्यूज हो जाता है। इसको आपको देख लेना है। बाकी खरीफ फसल, तो खरीफ फसल बाबू इसका बुआई जुलाई जून में होता है, कटाई इसका अक्टूबर नवंबर में होता है, और संज्ञा इसको सयालू फसल की दी जाती है। जल की अधिक ज़रूरत होती है, जैसे पता ही आपको, धान अगर बोना है यानी चावल बोना है तो आपको जल चाहिए ही चाहिए ज़्यादा। ठीक ना। तो इसको कोरिलेट करने के लिए बाबू खरीफ में आप सिर्फ एक चावल याद कर लीजिए। ठीक ना। अगर मान लीजिए आप गाँव देहात से हैं, और रबी में आप गेहूँ याद कर लीजिए। तो गेहूँ के दिन में आपको चना भी होता है, मटर भी होता है, जौ भी होता है, सरसों भी होता है।
तीसी भी बोई जाती है गेहूँ में ही, तो आपको पता होना चाहिए। आलू भी गेहूँ के ही समय में ठंड के मौसम में बोया जाता है। और बाकी जब धान लगता है तो उस समय तिल बोया जाता है, मक्का बोया जाता है, बाजरा बोया जाता है। तो ये सब चीज़ें अगर आप गाँव देहात से होंगे तो ये तो आपको ट्रिक करने मतलब बताने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन मान लीजिए अगर नहीं आपको पता है तो यहाँ मैं आपको ट्रिक लिख दिया हूँ, अरे गधा बाजा मत बजा, अरे गधा बाजा मत बजा। अरे से हो जाएगा आपको बाबू अरहर, क्या हो जाएगा, अरहर हो जाएगा। ग से आपको बाबू गन्ना हो जाएगा। और धा से हो जाएगा बाबू धान यानी चावल हो जाएगा। बा से हो जाएगा बाबू बाजरा हो जाएगा। उसके बाद जा से हो जाएगा आपका ज्वार हो जाएगा। म से हो जाएगा बाबू आपको मूंगफली और मक्का। त से हो जाएगा आपको तिल। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख लेना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। जायद फसलें, तो जायद फसलें बाबू इसका जो बुआई होता है वो मार्च महीने में होता है और कटाई मई से जून में होता है। बहुत तेज़ी से ये बढ़ता है, कम समय लगता है इसके लिए, ठीक ना। जैसे इसका ट्रिक है ताऊ खीरा खाकर मरे, ताऊ खीरा खाकर मरे। ता से हो जाएगा आपको बाबू तरबूज। उ से हो जाएगा उड़द। खीरा से हो जाएगा खीरा ही अपन, ठीक। उसके बाद क से हो जाएगा बाबू ककड़ी, क्या हो जाएगा, ककड़ी, ठीक। बाकी जो सब्जियां हैं ये भी जायद फसलें में आती हैं, इसको याद कर लेना है। नकदी फसल का देख लीजिए। नकदी फसल वैसा फसल जो पैसा कमाने के लिए बोया जाता है, यानी व्यापारिक उद्देश्य से लिए। तो इसका ट्रिक है कागज़ में तंबाकू, कागज़ में तंबाकू। तो का से हो जाएगा आपको कपास और कॉफ़ी। उसके बाद ग से हो जाएगा आपको गन्ना। गन्ना आपको नकदी फसल में भी जाता है बाबू, और जो गन्ना है आपको कभी कभी खरीफ फसल में भी इसका आपको ऑप्शन में परीक्षा में देता है, तो वह घबराना नहीं है, ठीक है ना। ग से गन्ना हो जाएगा। ज से आपको बाबू जूट हो जाएगा और तंबाकू से तंबाकू हो जाएगा। तो आई होप आप इस बात को समझ रहे होंगे, जितना भी मैंने ट्रिक बताया है। अगर ट्रिक से याद होता है तो सही बात है, यदि आपको पहले से ही पता है, गाँव देहात में रहे हैं, तो कोई दिक्कत है ही नहीं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। एक स्लाइड और है, जैसे कि हरित क्रांति के बारे में आपको परीक्षा में पूछ देता है कि बाबू प्रथम हरित क्रांति के बारे में बताइए। तो देखिए जो विश्व में जनक हैं डॉक्टर बोरलॉग हैं, हरित क्रांति के जनक डॉक्टर बोरलॉग हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन है। यही परीक्षा में आपको बार बार पूछता है। और प्रथम हरित क्रांति बाबू 1967 से 68 के बीच आया था, ठीक ना। और इस पे मोटे अनाज पर जोर दिया गया था और इसमें गेहूं का उत्पादन बढ़ गया था, धान का उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। दलहन एवं तिलहन का उत्पादन घट गया था। तो ये आप इसको याद कर लेना है आपकी, ठीक। बाकी हरित क्रांति का केंद्र अगर पूछा जाएगा तो यूपी के शामली में हो जाएगा। सर्वाधिक लाभ पंजाब को, सर्वाधिक लाभ किसको मिला था, पंजाब को। और इसका केंद्र जो था यूपी के शामली में था। बाकी आपको विभिन्न क्रांतियाँ देख लेते हैं। यहाँ से परीक्षा में पूछता है कि हरित क्रांति किससे संबंधित है, तो खाद्यान्न उत्पादन से। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से। गुलाबी क्रांति झींगा मछली से। बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से। गोल क्रांति आलू से संबंधित है। रजत क्रांति अंडा उत्पादन। नीली क्रांति आपको तिलहन, सॉरी पीली है, ठीक ना, पीली क्रांति तिलहन हो जाएगा। कृष्ण क्रांति बायोडीजल हो जाएगा। लाल क्रांति टमाटर मांस हो जाएगा। सुनहरी क्रांति जूट और फल हो जाएगा। अमृत क्रांति नदी जोड़ हो जाएगा। तो आई होप आप इसको याद कर लेंगे। नहीं याद करेंगे तो मैं आपको यहाँ से थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ ट्रिक के तौर पर। जैसे हरित क्रांति तो खाद्यान्न उत्पादन, ये आपको याद ही होगा। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन, तो श्वेत आपको दूध श्वेत होता है यानी सफ़ेद होता है, तो इसको याद कर लेंगे। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन। नीली आपको पता ही है कि नील नदी है, आपको पता है ना, या फिर समुद्र का पानी भी नीला होता है। और मत्स्य आपको पता है मछलियों का, मछलियों के रिलेटेड है मत्स्य। तो मछलियाँ जो है बाबू आपको समुद्र में ही रहती है, तो यहाँ से कोरिलेट कर सकते हैं। भूरी उर्वरक याद कर लीजिए। गुलाबी बाबू झींगा मछली हो गया। बादामी मसाला हो गया। मसाला में हम लोग कभी कभी कल क्या होता है कि खाना में बादाम वादाम डाल देते हैं, तो वहाँ से आप कोरिलेट कर सकते हैं। बाकी जो आलू है बाबू गोल होता है। अंडा जो है उसको आप रजत क्रांति से याद कर लीजिए। पीला होता है तिलहन, इसको याद कर लीजिए। डीजल जो होता है बाबू, डीजल बायोडीजल यानी निकालने के लिए तो काला ही होता है वो। टमाटर और जो है मांस है वो बाबू लाल होता है। जूट और फल जो होता है खाकर सुनहरा न लगने लगता है। तो यहाँ से आप कोरिलेट करके याद कर सकते हैं। हमको याद करना है, मेन लक्ष्य याद करना है, कैसे भी करके याद करना है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं, जिसे खनिज के रिलेटेड जितना भी प्रश्न है। काकरापारा परमाणु शक्ति केंद्र किस राज्य में है बाबू, तो काकरापारा परमाणु जो शक्ति केंद्र है वो कर्नाटक राज्य में है। एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है, तो आपको हिमाचल प्रदेश में। भारत में पाया जाने वाला अधिकांश लोग अयस्क, लौह अयस्क, ठीक ना, लोक नहीं लौह अयस्क होगा, ठीक ना। यही छोटा मोटा मिस्टेक हो जाता है, इसको आपको देखना है। लौह अयस्क किस प्रकार का है बाबू, तो हेमेटाइट, ठीक। उसके बाद कोडरमा किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है बाबू, तो वो है अवरक के लिए, ठीक ना, अवरक के लिए। अवरक उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो प्रथम स्थान है। ये परीक्षा में बार बार पूछता है। भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है, तो केरल में बाबू थोरियम का सबसे बड़ा भंडार है विश्व में। तो ये बड़ी परीक्षा में बार बार पूछता है, उसको भी देखना है। पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध है, तो कोयला क्षेत्र से है। झारखंड में कोयला की खान कहाँ स्थित है, तो झरिया में है। खितड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है बाबू, तो तांबा के लिए। भारत में अंकलेश्वर किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है, तो पेट्रोलियम के उत्पादन के लिए। उसके बाद आगे है कि हीरे की सबसे अधिक उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है, तो बाबू पन्ना जिला में, मध्य प्रदेश के पन्ना जिला में। प्रमुख कोलार की खान किससे संबंधित है, सोना से, ठीक ना। प्रमुख हनुमानगढ़ की जिला संबंधित है बाबू, तो जिप्सम से। और कोयले के उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है, तो छत्तीसगढ़ बाबू, छत्तीसगढ़ आपको अग्रणी है। अगर वही भंडारण में पूछा जाए तो झारखंड हो जाएगा, ठीक ना।
उत्पादन में छत्तीसगढ़, यहाँ पर मैं थोड़ा सा वो हो गया है टाइपिंग मिस्टेक। देखिए उत्पादन में अगर पूछ दिया कोयला का तो छत्तीसगढ़ हो जाएगा, अगर वही भंडारण पूछेगा तो आपको झारखंड हो जाएगा, ठीक ना। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उद्योग देखते हैं। उद्योग से भी आपको परीक्षा में प्रश्न पूछता है, तो यहाँ से एक चीज़ है परीक्षा में कभी कभी पूछता है, इसको हम लोग देख लेते हैं कि देखिए जैसे अयस्क में पूछ देगा कि लौह अयस्क मैग्नीज ये सबसे ज़्यादा कहाँ होता है बाबू, तो इसको हम ट्रिक से यहाँ आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे देखिए जो लौह अयस्क है ये आपको उड़ीसा, तो इसको कैसे याद कीजिएगा, तो देखिए लौह अयस्क में आपको लोहा आ रहा है और उड़ीसा में ऑडी आ रहा है, तो ऑडी जो कार है बाबू उसमें बहुत सारा मैक्सिमम लोहे की सामान होती हैं, लोहे की चीज़ें होती हैं, तो आप इसको कोरिलेट करके याद कर सकते हैं। मैग्नीज में मैगजीन आ रहा है, उड़ीसा में उड़ना आ रहा है, तो आपको पता है कि मैगजीन में अगर हम गोली भर कर मार देंगे, उड़ा देंगे, नहीं कहता है मारम गोली उड़ जी बस शुरू, तो यहाँ से आप कोरिलेट कर सकते हैं, ठीक ना। चलिए अगला है जस्ता राजस्थान, तो जस्ता के लिए राजस्थान कैसे याद करेंगे, जस्ता में अस्ता आ रहा है और राजस्थान में भी अस्ता आ रहा है। देखिए जस्ता में अस्ता नहीं आ रहा है और राजस्थान में अस्ता आ रहा है, तो आप यहाँ से कोरिलेट कर सकते हैं। उसके बाद ग्रेफाइट है और अरुणाचल प्रदेश, तो कैसे इसको याद करेंगे बाबू, तो पता होना चाहिए कि किसी न किसी भाई का हमारा नाम अरुणाचल होगा ही, अरुण होगा ही, तो अरुण से कभी ना कभी किसी का फाइट हुआ ही होगा, तो फाइट से फाइट हो जाएगा, ग्रेफाइट से फाइट हो जाएगा, अरुणाचल में अरुण हो जाएगा। उसके बाद क्रोमाइट और उड़ीसा, तो क्रोमाइट में क्रो आ रहा है, उड़ीसा में उड़ना आ रहा है, तो क्रो मतलब कौआ, कौआ आपको पता ही उड़ता है। टंगस्टन राजस्थान में देख लीजिए, इसमें भी अष्ट आ रहा है और इसमें भी अस्था आ रहा है, यहाँ से आप कोरिलेट कर सकते हैं। बाकी जो बाबू टीन है, तो टीन आपको पता ही है, जो टीन है छतों पर टीन रखा जाता है, जो गरीब घर के लोग होते हैं वो अपने छत पे पक्का मकान नहीं बनवा कर टीन ही रख देते हैं, तो वहाँ से आप कोरिलेट कर सकते हैं। बाकी जो बाबू लेड है ये राजस्थान है, तो आपको पता है राजस्थान में राजा ले लीजिए, जो राजा है वो लीड करते हैं अपने जो सैनिकों का है उसको लीड करते हैं। बक्साइट हो गया, ये उड़ीसा हो गया बाबू, तो बक्साइट में बक्सा हो गया और उड़ीसा में उड़ना हो गया, तो हवा आ गया तो बक्सा के सारा सामान उड़ गया, यहाँ से कोरिलेट कर सकते हैं। बाकी चांदी है, तो जो चांदी है तो चांद आपको चांदी से चांद हो जाएगा, राजस्थान से स्थान हो जाएगा, तो जो चांद है एक जगह से दूसरे जगह यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलता रहता है, ठीक ना, यानी परिक्रमा करता है पृथ्वी का, तो यहाँ से कोरिलेट कर सकते हैं। उसके बाद फेल्सफर और जिप्सम जो बाबू है वो राजस्थान से संबंधित है, तो जो फेल्सफर और जिप्सम है, तो फेलसफर और जिप्सम में कैसे याद करेंगे, तो देखिए फेलसफर में आपका सफ़र आ रहा है और जिप्सम में जीप आ रहा है, तो अगर जीप से आप सफ़र करेंगे तो आप एक स्थान से दूसरे स्थान ना जाएंगे जी, सफ़र करना मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान जाना। उसके बाद सोना में बाबू, सोना के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कर्नाटक है, तो सोना और सोना से सोना ले लीजिए और कर्नाटक में नाटक ले लीजिए। तो कोई कोई होता है कि जो बाबू बहुत ज़्यादा सोता है यानी नाटक करता है वो, ठीक ना, उसको नींद नहीं लगता है फिर भी सोने की कोशिश करता है, नाटक नौटंकी करता है। उसके बाद हीरा जो मैंने आपको बताया था कि पन्ना जिला मध्य प्रदेश का। उसके बाद अभ्रक और आंध्र प्रदेश, देखिए अभ्रक में अभ्र आ रहा है और आंध्र में आंध्र आ रहा है, तो देखिए यहाँ ये वाला आ रहा है भ्र ऐसे आ, और तांबा है ये बाबू आपको मध्य प्रदेश हो जाएगा और ताप ऊर्जा जो है बाबू वो महाराष्ट्र हो जाएगा, ठीक ना। कभी कभी परीक्षा में पूछता है 0 माइल आवर, तो 0 माइल आवर आपको नागपुर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नागपुर हो जाएगा, ठीक। तो आई होप आप इस बात को समझे होंगे, ये चीज़ें मैंने आपको यहाँ कंप्लीट करा दी। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग उद्योग के सवालों को देखते हैं। दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था बाबू, तो ब्रिटेन। मैंने आपको बताया था दुर्गापुर में दुर्गा जी हो गया और ब्रिटेन में 10 हाथ हो गया, तो माता दुर्गा का 10 हाथ होता है। भिलाई संयंत्र किसकी मदद से स्थापित किया गया था, तो रूस हो गया, ठीक ना। ये सब चीज़ मैंने आपको बताया है इकोनॉमिक्स के क्लास में। भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं बाबू, तो कपड़ा उद्योग में सबसे ज़्यादा कार्यरत हैं। भारत में सीमेंट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है, तो राजस्थान। बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है, तो बरौनी में है। नेपाल नगर बाबू अखबारी कागज़ के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद आगे है प्रथम तेल परिष्करण संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था, तो आपको असम के डिगबोई में। सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ है, तो जामनगर में है। भारत में रासायनिक उर्वरकों के 2 बड़े उपभोक्ता हैं बाबू, तो पंजाब और हरियाणा है। देश का पहला लौह उद्योग कारखाना तो आपको 1874 में खुला था कुल्टी में, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के सूती वस्त्र की राजधानी किसे कहा जाता है, तो मुंबई को कहा जाता है। परीक्षा में कभी पूछता है उत्तर भारत का मैनचेस्टर, तो कानपुर को कहा जाता है। दक्षिण भारत का पूछेगा तो कोयम्बटूर को कहा जाएगा। अगर पूर्व का मैनचेस्टर पूछेगा तो मुर्शिदाबाद को। अगर एशिया का मैनचेस्टर पूछ देगा तो आपको संघाई को कहा जाएगा, ठीक ना। मैनचेस्टर बेसिकली आपको नाम है, एक शहर का नाम है वहाँ ब्रिटेन का, तो वहाँ बहुत अच्छा होता है सूती वस्त्र, मतलब कपड़ा उद्योग बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए वहाँ से रिलेट करके उत्तर भारत का पूछ देता है, दक्षिण भारत का पूछ देता है। भारत का अगर बोस्टन पूछ देगा तो अहमदाबाद हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अहमदाबाद। आगे बात करते हैं आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री होगा, ठीक ना, राजमुंडी नहीं होगा, राजमुंद्री। राजमुंद्री किससे संबंधित है, ठीक। राजमुंद्री का संबंध किससे है, तो तंबाकू उद्योग से। भारत में कितने औद्योगिक गलियारे हैं बाबू, 8। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ है, तो चेन्नई के पेरम्बूर में है। ये परीक्षा में बार बार पूछता है। चलिए अब हम परिवहन से सवाल देख लेते हैं। जैसे कि भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसके शासनकाल में बिछाई गई थी, लॉर्ड डलहौजी के। भारत में प्रथम बार रेल कब चली थी, तो 16 अप्रैल 1853 में मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर की रेल चली थी। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 की लंबाई कितनी है बाबू, तो वो आपको है 1620 किलोमीटर। गंगा नदी पर इलाहाबाद से हल्दिया, परीक्षा में पूछता है इलाहाबाद से हल्दिया, ठीक ना, आपको इलाहाबाद से हल्दिया, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, तो
चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ में है, ठीक ना। पटना में स्थित हवाई अड्डे का नाम क्या है? तो जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बाबतपुर कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में है। उसके बाद इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो बाबू दिल्ली में। ऐसे तो हवाई अड्डा बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैक्सिमम ये सवाल पूछता है जो मैंने आपको कवर कराया। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग अगर बात की जाए तो बाबू NH-44 हो जाएगा, जो कि श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाती है। सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-47A, जो कि वेवनाड झील पर स्थित है, वेलिंगटन पर स्थित है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है बाबू, तो भारत के 4 महानगरों से संबंधित है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, ये चारों महानगर है, इन्हीं से स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है। किस शासक को ग्रैंड ट्रंक रोड के निर्माण के लिए श्रेय दिया जाता है? तो शेरशाह सूरी आपको GT रोड का शुरुआत किए थे। उत्तर दक्षिण तथा पूर्वी पश्चिम गलियारे मिलते हैं बाबू, तो झांसी में मिलते हैं। भारत की प्रथम विद्युत संचालित रेलगाड़ी कौन थी? तो दक्कन क्वीन। कौन थी? दक्कन क्वीन। देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग कौन सा है? तो इलाहाबाद से हल्दिया। तो आई होप आप इस चीज़ को देख लीजिए। बाकी जनसंख्या से भी सवाल देख लेते हैं। जैसे भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी बाबू? तो 1872 में लॉर्ड मेयो के समय। नियमित जनगणना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो लॉर्ड रिपन में 1881 के समय। 2011 की जो जनगणना है वो बाबू भारत की 15वीं जनगणना है और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है, ठीक। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 382 है। और या अगर आपको पूछेगा लिंगानुपात कितना है? तो 943 हो जाएगा और शिशु लिंगानुपात आपको 918 हो जाएगा। महाविभाजक वर्ष किसे कहा जाता है बाबू? तो महाविभाजक वर्ष आपको 1921 के वर्ष को महाविभाजक वर्ष कहा जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में कितने प्रतिशत भारतीय आबादी है बाबू? तो 68.8% आपको भारतीय आबादी है ग्रामीण क्षेत्रों में, और बाकी आप 100 में से घटा दीजिए, उतना आबादी आपको 31.2% शहरी क्षेत्रों में, ठीक। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। और यहाँ पूछता है परीक्षा में सर्वाधिक जनसंख्या, न्यूनतम जनसंख्या, जनसंख्या घनत्व, तो इसको हम यहाँ देख लेते हैं। देखिए जनसंख्या की दृष्टि से अगर बात की जाए बाबू तो सर्वाधिक आपको यूपी हो जाएगा और सबसे न्यूनतम सिक्किम हो जाएगा, यानी सबसे ज़्यादा जनसंख्या यूपी में और सबसे कम सिक्किम में हो जाएगा, ठीक ना। बाकी और कुछ याद नहीं करना है। ये जो मेरा नोट्स है तो ये तो आपको PCS लेवल का नोट्स है, तो मैंने सब कुछ कवर किया है। बाकी आपके बिहार पुलिस में यही पूछेगा सर्वाधिक न्यूनतम। अगर वही आपका लक्ष्य उसका बात की जाए यूनियन टेरेटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश का, तो सबसे ज़्यादा दिल्ली का हो जाएगा और सबसे कम आपको लक्षद्वीप का हो जाएगा। वही दशकीय वृद्धि का बात की जाए तो सबसे ज़्यादा दशकीय वृद्धि आपको मेघालय का हो जाएगा और सबसे कम नागालैंड का हो जाएगा, ठीक ना। जनसंख्या घनत्व की बात की जाए बाबू तो राज्य में सबसे ज़्यादा बिहार का हो जाएगा 1106, इसको याद कर लीजिए, इसका डाटा भी याद कर लीजिए 1106। और सबसे कम अरुणाचल प्रदेश, सबसे कम किसका हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। कभी कभी दूसरा भी पूछ देता है तो मिजोरम हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लिंगानुपात सबसे बाबू किस राज्य का है ज़्यादा? तो केरल का है और सबसे कम हरियाणा का है, ठीक। उसके बाद शिशु लिंगानुपात की बात की जाए तो अरुणाचल प्रदेश का सबसे शिशु लिंगानुपात ज़्यादा है और सबसे कम आपको हरियाणा का ही है। साक्षरता सबसे बाबू आपका केरल का ज़्यादा है, सबसे कम आपका बिहार का साक्षरता है। चलिए आगे बात करते हैं कि पुरुष साक्षरता की बात की जाए तो पुरुष साक्षरता में भी केरल आगे है, बिहार पीछे है। महिला साक्षरता में भी केरल आगे है, बिहार पीछे है, ठीक ना। यानी साक्षरता आपको देना है तो केरल आगे मारना है और बिहार को सबसे पीछे मारना है। ग्रामीण जनसंख्या सबसे ज़्यादा बाबू हिमाचल प्रदेश में, सबसे गोवा में आपको कम पाई जाती है। और शहरी जनसंख्या की बात की जाए तो गोवा में ज़्यादा पाई जाएगी और ग्रामीण जनसंख्या जो सबसे कम है वो आपको हिमाचल प्रदेश में पाई जाएगी, ठीक ना। बाकी केंद्र शासित प्रदेशों से आपको सिर्फ यही याद करना है केंद्र शासित प्रदेश से कि किसमें ज़्यादा जनसंख्या है, ठीक ना। बाकी जनसंख्या घनत्व भी याद कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व दिल्ली की है और सबसे कम आपको अंडमान निकोबार की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए SC का सबसे ज़्यादा बाबू जो संख्या है वो यूपी में ज़्यादा है। कहाँ है? यूपी में। जबकि पंजाब में जो है बाबू वो प्रतिशत के मामले में ज़्यादा है। अगर ST का बात किया जाए तो MP में ज़्यादा है और अगर प्रतिशत के हिसाब से बात की जाए तो मिजोरम राज्य में ज़्यादा है, ठीक ना। अगर ओवरऑल भारत में बात की जाए तो लक्षद्वीप में ज़्यादा है, ठीक। वही SC कहाँ नहीं है बाबू? तो SC आपको नागालैंड में नहीं है, अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, लक्षद्वीप में नहीं है और अंडमान निकोबार में SC आपको नहीं है। बाकी ST जो अनुसूचित जनजाति है यानी जनजातियाँ हैं वो बाबू आपको पंजाब में नहीं पाए जाएंगे, हरियाणा में नहीं पाए जाएंगे और ये आपको यूनियन टेरेटरी दिल्ली, चंडीगढ़, पुदुचेरी में ST नहीं पाई जाती है। तो ये आपको आई होप आप इसको समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं। जनजातियाँ देख लेते हैं। जनजातियों की सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में है? तो बाबू जनजातियों की सर्वाधिक जनसंख्या आपको मध्य प्रदेश में है और सबसे कम गोवा में है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन है? तो मध्य प्रदेश की भील जनजाति। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन है? तो दक्षिण भारत की आपको तमिलनाडु को टोडो या फिर टोडा जनजाति, ठीक ना। कुकी और मेठी, यहाँ मेथी नहीं होगा मेठी होगा। कुकी और मेठी जो जनजाति है बाबू ये मणिपुर की है, ठीक। सेम्पेन और हो जो जनजाति है ये अंडमान निकोबार की है, ये परीक्षा में पूछता है। लेप्चा बाबू जो जनजाति है वो सिक्किम की है। थारू जनजाति जो बाबू है उत्तराखंड की है। गोंड जनजाति संबंधित है आंध्र प्रदेश से है और गारो और खासी जनजाति बाबू आपको मेघालय से संबंधित है। तो जितने भी जनजातियाँ हैं बस उसी को मैंने यहाँ पे कवर किया है। जैसे गुर्जर जनजाति आपको जम्मू कश्मीर से है, तो जम्मू कश्मीर में आपको पता है कि बहुत सारे हमारे सैनिक गुजर जाते हैं, तो आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं। बाकी जो शहरिया है बाबू वो राजस्थान और मध्य प्रदेश से संबंधित है। बिरहोर जनजाति आपको झारखंड से संबंधित है, तो बिरहोर में बिहार आ जाएगा और झारखंड एक ही जगह पे है। कौन सी जनजाति नीलगिरी पर्वत पर पशुपालन करती है? तो बाबू तोड़ा जो जनजाति है नीलगिरी पर्वत पर आपको पशुपालन करती है।
ठीक ना। उसके बाद दिवाली को अशोक नहीं हो जाएगा, दिवाली को शोक त्यौहार के रूप में कौन सा जनजाति मनाती है, तो थारू जनजाति। ठीक। हेड हंटर के नाम से कौन प्रचलित है बाबू, तो कोनायक जनजाति। नागालैंड की कोनायक जनजाति है जो कि हेड हंटर के नाम से प्रचलित है। ठीक। चलिए आगे देख लेते हैं, हम लोग कुछ नोट देख लेते हैं। जैसे कि भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान आपको कौन है, तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड का है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम क्या था बाबू, तो हेली नेशनल पार्क, जिसकी स्थापना 1935 में हुई थी। जिम कॉर्बेट पार्क से कौन सी नदी बहती है, परीक्षा में पूछता है तो रामगंगा नदी बहती है। कश्मीरी महामृग पाया जाता है बाबू, तो दाची गाम सेंचुरी में। दाची गाम आपको पता ही है कि कश्मीर से संबंधित है। रिडले कछुआ के लिए प्रचलित है, तो वो भितरकनिका नेशनल पार्क आपको बाबू उड़ीसा का रिडले कछुआ के लिए प्रचलित है। यहाँ कछुए के चारों प्रजाति पाए जाते हैं। चलिए अब हम लोग यहाँ स्लाइड को देख लेते हैं। मैंने कंप्लीट आपको क्वेश्चन करा दिया। स्लाइड में कुछ बच नहीं ना गया जी, स्लाइड में कुछ बचा नहीं है। साइड में अब हम लोग का ये जो बाघ अभयारण्य है, वन्यजीव अभयारण्य है, बंदरगाह है और परियोजना है, ये यहाँ से आपको परीक्षा में सवाल पूछता है। प्रत्येक सेट में आपका यहाँ से सवाल पूछेगा। इसको हम लोग कुछ ट्रिक से याद करने की कोशिश करते हैं। चलिए मैं आपको यहाँ पर बड़ा कर दे रहा हूँ, ये लूसेंट से मैंने लिया है। अब इसको लिखने में टाइम लग जाता है और आपको पता ही है कि मुझे जाना है, अभी निकलना है, मेरा पेपर भी कल है, तो आपको समझने से मतलब है। ठीक ना। चल देखिए, राजस्थान के जोधपुर निवासी कैलाश सांखला के नेतृत्व में प्रथम बार इंदिरा गांधी ने प्रोजेक्ट टाइगर 1973 नामक कार्यक्रम को प्रारंभ किया। इसलिए बाबू कैलाश सांखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो परीक्षा में पूछता है टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, तो कैलाश सांखला को कहा जाता है। ठीक ना। बर्ड मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, अगर आपको पता है तो आप कमेंट कर दीजिए। ठीक। बाकी अगर पूछेगा बाबू कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा बाघ रिजर्व कौन है, यानी टाइगर रिजर्व, तो नागार्जुन सागर श्रीशैलम हो जाएगा आंध्र प्रदेश का। और सबसे छोटा अगर पूछेगा तो पेंच हो जाएगा, महाराष्ट्र का सबसे छोटा पेंच हो जाएगा। ठीक ना। और सबसे ऊंचाई पर स्थित जो बाघ अभयारण्य है वो आपको है नामदफा अरुणाचल प्रदेश का। ठीक। बाकी आप लोग यहाँ देख लीजिए, मैं आपको याद कराने का कोशिश कर रहा हूँ, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। देखिए, सभी राज्य में एक कोई वर्ड लेना है, सिर्फ एक वर्ड लेना है, उसी वर्ड से हम लोग को सब चीज़ याद करना है। जैसे असम में हमको शाम लेना है, क्या लेना है, शाम। असम में शाम आ रहा है, तो शाम में आपको बाबू पता होना चाहिए कि जब होली में रंग खेलते हैं तो शाम में रंग नहीं खेला जाता है, शाम में अबीर गुलाल खेला जाता है। अगर रंग खेलेगा तो झगड़ा कर लेगा आदमी। तो देखिए काजीरंगा में रंग आ गया, ओरंग में रंग आ गया, तो ये रंग से आपको याद हो जाएगा कि हाँ शाम में रंग नहीं खेला जाता है। नेमेरी में ना मनबे, नहीं से होता है, नहीं मानोगे तुम, नहीं मानोगे, मार खाओगे, रंग फेंकोगे मार खाओगे, तो यहाँ से आप कोरिलेट कर सकते हैं। अब मानस में मान आ गया, यानी नहीं मान रहा है, रंग फेंक रहा है आपको, तो यहाँ से कोरिलेट कर सकते हैं। बाकी अरुणाचल प्रदेश में आपको अरुण लेना है, क्या लेना है, अरुण। तो अरुण आपको किसी का नाम है, आपको पता ही कि ऐसा कोई भी राज्य नहीं है जिसमें कोई नाम है, तो अरुण नाम है, तो यहाँ से आपको याद कर लेना है। बाकी जो अरुण है बाबू वो कमला के साथ उसका चक्कर चल रहा है, तो आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं। ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप पाकुई भी आप याद देख लीजिए, पाकुई कुछ ऐसा ट्रिक बन रहा है तो पाकुई को देख लेना है। आंध्र प्रदेश बाबू, तो आंध्र प्रदेश में अंधा आ रहा है, और नागार्जुन सागर श्रीशैलम में आपको बाबू अर्जुन आ रहा है। तो पता है कि आपको अर्जुन जो थे उनके जो बड़े पापा थे धृतराष्ट्र, वो अंधे थे, तो यहाँ से कोरिलेट कर सकते हैं, अंधा से आंध्र प्रदेश से अंधा हो जाएगा। ठीक ना। आप अगर दिमाग में इस चीज़ को फैक्टोरियल फॉर्म बना लीजिएगा, सॉरी पिक्टोरियल फॉर्म अगर बना लीजिएगा, अगर दिमाग में आपका आ गया कि हाँ अर्जुन जी, उसके बाद उनके जो थे बड़े पापा यानी जो बड़े फादर थे वो कौन थे, धृतराष्ट्र थे, यानी जो दुर्योधन के पिता थे धृतराष्ट्र थे। तो यहाँ से कोरिलेट कर लीजिएगा ना, तो परीक्षा में नहीं भूलिएगा। अगर कन्फ्यूजन हो जाएगा तो आप याद मतलब आप मार दीजिएगा आंसर। ठीक। बाकी बिहार का वाल्मीकि तो आपको पता ही है, इसको तो ट्रिक से याद करने की जरूरत नहीं, अपना ही राज्य का है तो याद करना ही पड़ेगा आपको। बाकी छत्तीसगढ़ में हम लोग कैसे याद करेंगे, छत्तीसगढ़ में छती लेंगे, क्या लेंगे, छती मतलब नहीं हानि होता है, हानि। तो छत्तीसगढ़ में हानि लेंगे, तो बाबू आपको पता है कि इंद्रावती में इंद्र आ रहा है, तो इंद्र को हमेशा हानि होता रहता था। ठीक ना। अगर कोई भी पूजा पाठ करने लगता था, कोई भी तपस्या करने लगता था, तो उनको डर लगने लगता था कि अरे यार ये तो हमारा राजपाट ले लेगा, हमारा स्वर्ग ले लेगा, तो यानी उनको क्षति होने से डर लगने लगती थी, तो यहाँ से कोरिलेट कर सकते हैं। बाकी अचानक मार में अचानक मारा गया, तो अगर कोई अचानक आपको मार देगा तो आपका क्षति नहीं हो जाएगा, मार कर मान लीजिए आपका कपड़े फोड़ देगा तो अचानक क्षति हो जाएगा। ठीक। उसके बाद उदंती सीता नदी में नदी आ रहा है, तो नदी के ही अगर पानी ज़्यादा आ गया, नदी में ज़्यादा पानी आ गया और आप नदी में खूब खेल रहे हैं, खूब तैर रहे हैं, तो आपका क्षति हो जाएगा, आप चले जाइएगा भगवान के पास। इसलिए ये सब आपको रिलेट करके याद कर लीजिएगा। बाकी झारखंड में हम लोग झरना लेंगे और पलामू में पाला लेंगे, तो आपको पता है कि झरना में आप जाएंगे ठंडा के दिन में तो आप पाला लगने लगेगा। ठीक ना। उसके बाद मिजोरम में बाबू क्या लेंगे, मिजोरम में हम लोग लेंगे आपको रम लेंगे, क्या लेंगे, रम। और दम्फा में आपको लेंगे दम, तो जो रम पी लेता है उसके पास दम आ जाता है, नहीं आ जाता है, यानी जो रम या फिर दारू पी लेता है वो अपने आप को बहुत बलशाली समझने लगता है, नहीं समझने लगता है, समझने लगता है। ठीक ना। तो आप इसको कोरिलेट करके याद कर सकते हैं। ठीक। बाकी बहुत सारा है, इतना है तो आप अगर ऐसे याद कीजिएगा ना तो नहीं याद होगा, इसलिए मैं जो बता रहा हूँ आप उसको एक बार सुनिए और अगर हो सके तो 2 बार सुनिए, आपको पक्का याद हो जाएगा। ठीक। राजस्थान को कैसे याद करेंगे बाबू, जो राजस्थान में हम लोग राजा लेंगे, राजा, तो राजा आपको पता है बाबू, राजा हमेशा लड़ाई लड़ते थे, यानी रण लड़ते थे, रण जो होता है रणभूमि, वहाँ लड़ाई लड़ते थे।
राजा के लिए आपको सरिस्का मैंने आपको बताया ही था कि जो सर पे है वो अपना मुकुट बांध कर रखते थे। उसके बाद पहाड़ियों पर लड़ाई लड़ते थे। कहाँ लड़ते थे? पहाड़ियों पर लड़ाई लड़ते थे। तो यहाँ से आप कोरिलेट कर सकते हैं। बाकी कर्नाटक में हम लोग नाटक लेंगे, तो नाटक जो बाबू जो बंदी होते हैं, बंद होते हैं जेलों में, वो नाटक करने लगते हैं, झूठ साच बोलने लगते हैं। और उसके बाद भद्र भद्र नाटक करने लगते हैं, कोई अभद्र भी नाटक करने लगता है। उसके बाद जो नाग है बाबू, यहाँ देख लीजिए नागर होल में नाग आ रहा है और होल में होल आ रहा है। तो मान लीजिए किसी बिल में नाग है और उसमें और होल कर रहे हैं आप, तो नाटक ही ना कर रहे हैं। आपको नाग काट देगा तो किसी काम का रहेंगे आप, तो यहाँ से कोरिलेट कर सकते हैं। बाकी जो बिल्लीगिरी रंगनाथ मंदिर है, तो बिल्ली से बिल्ली आ गया, और बिल्ली आपको पता है नाटक करने लगती है। बिल्ली को आप लखेदिएगा तो भाग जाती है, नाटक करने लगती है, ठीक ना। उसके बाद देखिए केरल को कैसे याद करेंगे? केरल को करेला ले लेंगे। क्या ले लेंगे? करेला। करेला ले लेंगे। करेला आपको ले लेंगे तो यह है केरल में बाबू आपको पेरियार बाघ अभयारण्य और पारम्बिकुलम बाघ अभयारण्य। तो इसको कैसे याद करेंगे? पेरियार में पे आ रहा है तो करेला आपको लेने के लिए पे करना पड़ेगा, पैसा पे करेंगे तभी मिलेगा। पारम्बिकुलम में आपको बाबू इसमें आप देख लीजिए कोई ट्रिक अगर बन रहा है तो याद कर लीजिए उसको, ठीक ना। बाकी आपको याद होगा पारम्बिकुलम। अगर बात करते हैं मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में बाबू इसको टाइगर स्टेट कहा जाता है। कुल 6 है। इसमें आपको बाबू मध्य प्रदेश में मध्य आ रहा है, मध्य मध्य आ रहा है ना, यानी बीच। अगर मध्य मतलब बीच होता है, तो अगर बीच को अगर कोरिलेट करेंगे तो कैसे याद करेंगे, इसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए जो कान्हा जी थे यानी कृष्ण भगवान थे, वो अपने अंगुली से पूरा जो वो था पहाड़ था उसको उठा लिए थे ना जी। तो अपने उंगली के बीच में रखे थे, ठीक है ना, बीच में। तो आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं। जो पेंच है बाबू, तो पेंच आपको पता ही है कि हम लोग पेचकस से कसते हैं कुछ भी चीज़, तो उसको बीच में कसते हैं तभी कसाएगा अच्छा से। बांधवगढ़ में बांधव आ रहा है, तो कोई भी बांधव है जो बाबू जो बंधु है उसको मतलब बीच वाला काम करना चाहिए। बीच मतलब कि ना किसी का पक्ष लेना चाहिए, न मतलब इसका पक्ष लेना चाहिए, ना विपक्षी का पक्ष लेना चाहिए, किसी का पक्ष लेना चाहिए, बीचों बीच मतलब जो सही है उसको करना चाहिए, ठीक। बाकी पन्ना से पन्ना है, यानी जो कागज़ का पन्ना होता है, मान लीजिए आपका कॉपी का कोई पन्ना हो गया, कोई आपका बुक का पन्ना हो गया, तो मान लीजिए कोई बीच का पन्ना आप मतलब चुने होंगे। बाकी जो संजय डुबरी आ गया, तो संजय डुबरी में आपका डूबना आ गया, तो अगर पानी में आप बीच में चले जाएंगे तो आप डूब जाएंगे, ठीक ना। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक ना। अगर आपको ऐसे ही याद होता है बाबू तो ऐसे याद कर लीजिए, ठीक। जो मुझे समझ में आ रहा है, जो कमज़ोर लड़के हैं मैं उनको याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ। परीक्षा के अंत में ऐसे ही याद किया जाता है। जैसे महाराष्ट्र में बाबू, तो महाराष्ट्र में महान हो जाएगा। महाराष्ट्र को आप कोरिलेट करिए महान से, तो महान से कोरिलेट कीजिएगा तो बाबू जो महान लोग हैं वो मेल मिलाप अपने में करते हैं, ठीक ना, मेल मिलाप करते हैं। बाकी जो पेंच है बाबू महाराष्ट्र में भी है और मध्य प्रदेश में भी है, तो इसको आपको याद कर लेना है कि जो पेंच है वो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों में है। बाकी पता ही है कि आपको तोड़ो अंधेरी महाराष्ट्र में, ये बताने वाली चीज़ नहीं है। नवेगांव, नागजीरा और बोर ये आपको महाराष्ट्र में है, ठीक। चलिए आगे बात करते हैं। आगे देख लेते हैं उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में बाबू दुधवा, अमानगढ़ और पीलीभीत, ये आप जगह सुने होंगे, ये उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है, तो ये बाघ अभयारण्य आपको यहाँ हो जाएगा। उत्तराखंड में बाबू जिम कार्बेट और राजा जी। राजा जी में कन्फ्यूजन होता है, तो इसको मैं आपको ट्रिक से याद करा दे रहा हूँ। जैसे देखिए आपको ट्रिक क्या याद करना है, आपको कोरिलेट करना है, अपने दिमाग में पिक्चर बैठाना है कि कोई राजा जी हैं, वो अपने जिम करके उतर रहे हैं, अपने गाड़ी से क्या कर रहे हैं, उतर रहे हैं। जो राजा जी हैं और जिम करके अपनी गाड़ी से क्या कर रहे हैं, उतर रहे हैं, तो उत्तर से उत्तराखंड हो जाएगा, ठीक ना। उत्तर प्रदेश नहीं, उत्तर प्रदेश याद नहीं करना है, उत्तराखंड याद करना है। और अगर पश्चिम बंगाल का बात की जाए, तो बंगाल में गाल आ रहा है और सुंदरबन में सुंदर आ रहा है, तो किसी का गाल बहुत सुंदर होता है, ठीक ना। तो या आप इसके कोरिलेट कर सकते हैं। बाकी जो बुक्सा है इसको कैसे याद करेंगे, तो पश्चिम बंगाल में आपको बंगला आ रहा है और बुक्सा में बक्सा आ रहा है, तो बंगला में बाबू आपको पता ही है कि बक्सा जो है वो बंगले पर रखा जाता है, तो आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं। बाकी तेलंगाना आपको जो है वो कौवल बाघ जो अभयारण्य है वो तेलंगाना में है, तो इसको कैसे याद करेंगे, तो कौवल में कौन आ रहा है और तेलंगाना में तेल आ रहा है, तो आप पूछते हैं ना कि कौन सा तेल लाए हम खरीद कर, कौन सा तेल लाए, किसी का सर दर्द कर रहा है तो पूछिए जाकर कि कौन सा तेल लाए खरीद कर, तो आपको बताएगा, तो यहाँ से कोरिलेट कर सकते हैं। बाकी उड़ीसा में उड़ना आ रहा है और सिमलीपाल में सीम आ रहा है, सतकोशिया में सातों कोस आ रहा है। तो जब जियो चला था बाबू, जब जियो पहली बार चला था, तो नए नए सिम लेकर सातों कोस उड़ते थे लड़के, ठीक ना, अपनी गर्लफ्रेंड से बतियाने के लिए सातों कोस उड़ते थे, तो यहाँ से आप कोरिलेट कर सकते हैं। बाकी तमिलनाडु में मिलना आ रहा है, तो मिलना आपको मलाई लेकर आना है, मिलना आना है, ठीक ना। मलाई देखिए, मलाई मिलना आना है, और अगर नहीं मलाई लाइएगा तो मैं आपका मुँह जो मुंडन है थूर देंगे हम, थूर देंगे। थूरना मतलब बिहारी भाषा में बोला जाता है कि थूर देम हम तोरा, मतलब थूरने का मतलब हो गया कि हम बहुत मार देंगे तुमको, ठीक। तो आई होप आप इस बात को समझे होंगे, जितना मैंने देसी ट्रिक बताने की कोशिश किया है जल्दी जल्दी में, वो आपको जरूर फायदा करेगा एग्जाम में। बाकी देख लीजिए वन जीव अभयारण्य मैक्सिमम आपको वही रहता है, जैसे दुधवा मैंने अभी आपको बता दिया उत्तर प्रदेश, चंद्रप्रभा उत्तर प्रदेश हो जाएगा, गिर गुजरात हो जाएगा, गिर से आपका गिरना हो जाएगा, गुजरात में रात हो जाएगा, तो रात में अंधेरा रहता है, आप गिर जाएंगे। नल सरोवर कैसे याद करेंगे, तो नल अगर आप बाबू रात में खुला कर देंगे तो वो सरोवर बन जाएगा। मान लीजिए अगर नल आपका पानी खुला हो जाएगा तो घर सरोवर नहीं बन जाएगा जी, सरोवर मतलब ज़्यादा पानी हो जाएगा।
बाकी जिम कार्बेट मैंने आपको याद करा दिया, भद्र नाटक करता है बाबू, बांदी नाटक ही करता है, सोमेश्वर बाबू का नाटक आपको याद कर लेना है। बाकी पलामू मैंने आपको बताया है कि पाला लग जाएगा झरने में। दलमा आपको झारखंड याद कर लेना है। हजारीबाग आपको पता ही झारखंड। मानस मैंने बताया था कि नहीं मान रहा है, फेंक ही रहा है, रंग फेंक रहा है तो असम हो जाएगा। केवलादेव बाबू बार बार पूछता है, केवलादेव, केवलादेव याद कर लीजिए, केवलादेव से हो जाएगा देव। और राजस्थान में आपको क्या रहा है, एक सेकंड, राजस्थान में क्या रहा है, राजा आ रहा है, तो राजा जो देवताओं के राजा इंद्र हैं, आपको इसको पता ही है। रणथंभौर भी राजस्थान में पूछता है, तो मैंने आपको बताया था कि जो लड़ाई हैं वो आपको होता ही है राजाओं का, ठीक ना। चलिए अगला है कुंभलगढ़, वो भी आपको बाबू राजस्थान में। सरिस्का मैंने आपको बताया था, पेंच बताया ही था। उसके बाद बोरीवली जो है वो आपको महाराष्ट्र में है। भितरकनिका देख लीजिए, भितरकनिका उड़ीसा में है, जहाँ मैंने आपको बताया है कि जो कछुआ के चारों प्रजाति है यहाँ पाए जाते हैं। सिमलीपाल मैंने आपको बताया है कि उड़ीसा में है। नंदनकानन याद कर लीजिए, नंदनकानन जो है बाबू उड़ीसा में, कहाँ है, उड़ीसा में है। उसके बाद मधुमलाई मैंने आपको बताया है कि मलाई खाने के लिए, मिलने के लिए बुला रहा है। केरल आपको करेला खरीदना है तो आपको पे करना पड़ेगा। पारिमकुलम में भी मैंने बताया है। मिजोरम बताया है कि रम अगर आप पी लीजिएगा तो आप में दम आ जाएगा। मध्य प्रदेश कान्हा बताया ही है। पंचमढ़ी कान्हा मध्य प्रदेश बताया है। दाचीगाम आपको जम्मू कश्मीर याद कर लेना, दाचीगाम जम्मू कश्मीर, ठीक है, जहाँ आपको महामृग पाए जाते हैं, मैंने आपको बताया था उसको, ठीक। बाकी आपको पता है कि किश्तवाड़ यानी किस्त में आपको पता है कि वहाँ से किस्त के हिसाब से भेजा जाता है सैनिकों को, ठीक है, उनका किस्तों के हिसाब से ड्यूटी लगती है जम्मू कश्मीर में, तो यहाँ से आपको रिलेट कर सकते हैं। मध्य प्रदेश से बांधवगढ़ मैंने बताया ही था। नागरहोल भी बताया है, कर्नाटक वाला। केबुल लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर, जब आपको मैंने कल आज की वीडियो बताया है झील, तो उसमें बताया है। उसके बाद भगवान महावीर वन्य जीव अभयारण्य बाबू, तो गोवा, इसको गया नहीं गोवा, ठीक ना। गया आप याद कर लीजिएगा कि महावीर स्वामी जी को कहा हुआ था ज्ञान प्राप्ति, तो गया में हुआ था, तो गया से आपको गोवा हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान बाबू हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। सुल्तानपुर हरियाणा हो जाएगा। सुंदरबन पश्चिम बंगाल हो जाएगा। अबोहर जो है बाबू वन्य जीव पंजाब में हो जाएगा। और नाम दाफा तो आपको अरुणाचल प्रदेश से नाम हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ से आपको रिलेट करके याद कर लीजिएगा। बाकी देख लीजिए बंदरगाह देख लेते हैं हम लोग। कोलकाता और हल्दिया बंदरगाह बाबू आपको पश्चिम बंगाल में, ठीक ना, पश्चिम बंगाल। आपको बस ये याद करना ही कहाँ है, समुद्र खाड़ी है, इसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो पश्चिम बंगाल कैसे याद करेंगे, हल्दिया में हल्दी आ रहा है और पश्चिम बंगाल में गाल आ रहा है, तो आपको पता ही है कि शादी विवाह में गाल में हल्दी लगता है। बाकी जो चेन्नई है तमिलनाडु में तो पता ही है, मुंबई महाराष्ट्र में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, ये चीज़ें तो आपको याद ही होगी। कोचीन केरल याद ही होगा। पारादीप में आप पारा याद कीजिए, उड़ीसा में उड़ना याद कीजिए। तो जो पारा है बाबू, जब टेम्परेचर नापा जाता है तो जो पारा है ऊपर उठता है यानी उड़ता है वो, तो यहाँ से कोरिलेट कर सकते हैं। तूतीकोरिन तमिलनाडु में, तो इसको कैसे याद करेंगे, तो तूतीकोरिन में तुतु आ रहा है, तो कोई मिलने के लिए बुला दिया तब तक तुतु में हो गया यानी झगड़ा हो गया, तो यहाँ से कोरिलेट कर सकते हैं। उसके बाद अगला है मुर्मी गाँव, तो जब अब गोवा में है तो यहाँ गाँव आ रहा है और यहाँ गोवा आ रहा है, तो इसको कोरिलेट कर सकते हैं। कांडला और गुजरात आ रहा है, तो बाबू आपको पता है कि जो कांडला है यानी जो कांड करके लोग गुजर जाते हैं, ठीक ना, गुजर जाते हैं, या फिर रात में लोग अक्सर कांड कर जाते हैं, चोरी वोरी करते हैं, तो उसको कांड ही बोला जाता है। बाकी नाहवा से जो बाबू बंदरगाह है वो महाराष्ट्र में है, ठीक। न्यू मंगलोर जो बंदरगाह है वो कर्नाटक में है, और एन्नौर बंदरगाह तमिलनाडु में है, तो इसको आप याद कर लीजिए। बाकी न्यू मंगलोर को रिलेट कर लीजिए कि न्यू मंगलोर में रोज़ नया नया वो नाटक कर रहा है, खाने के लिए ढूंढ रहा है। न्यू मतलब नया नया, और रोज़ नाटक कर रहा है क्या करने के लिए, खाने के लिए, नया नया चीज़ खाने के लिए नाटक कर रहा है। एन्नौर में 9 आ रहा है और तमिलनाडु में मिलना आ रहा है, यानी कोई आदमी है जो 9 बजे मिलने के लिए बुलाया है। तो आई होप आप इस चीज़ को समझे होंगे। थोड़ा जल्दी में इसलिए हूँ कि बाबू मुझे कल पेपर देने जाना है और मैं आपका सिलेबस खत्म करा कर ही सोच रहा हूँ जाने के लिए। अभी मुझे सब कुछ करना है, ठीक ना, अभी मैं अपना पैकिंग भी नहीं किया हूँ इस वजह से, ठीक। बाकी बहुउद्देशीय परियोजना देख लीजिए, ये आपका लास्ट टॉपिक है और आज हम लोग का सिलेबस भी कंप्लीट हो गया। तो आप बार बार रिवाइज करना है, आपको कुछ नहीं करना, रिवाइज करना है। जितना आप पढ़े हैं अगर आपको याद होगा ना तो यकीन मानिए आपका रिजल्ट हो जाएगा, ठीक। इतना तो एक्सपीरियंस है। बाकी देखिए बहुउद्देशीय नदी परियोजना हम लोग देख लेते हैं। जैसे देखिए भाखड़ा नागलपात जो परियोजना है बाबू वो सतलज नदी पर है, और उससे संबंधित राज्य देख लीजिए। जो पोंग बांध है यानी ब्यास बांध है वो ब्यास नदी पर है। इंदिरा गांधी नहर बाबू ब्यास और सतलज के संगम में है, राजस्थान और हरियाणा में है, ठीक। उसके बाद अगर चंबल का बात किया जाए बाबू तो ये चंबल नदी पर है, तो इसको याद नहीं करना है। दामोदर घाटी दामोदर नदी पर पश्चिम बंगाल और झारखंड में है। हीराकुंड बात मैंने आपको बताया था, महानदी, यानी जिसके पास हीरा है वो महान हो जाएगा, ये भी मैंने बताया है। कोसी भी आपको पता ही है, तुंगभद्रा नदी है। नागार्जुन मैंने आपको बताया था अर्जुन और कृष्णा जी के बारे में। गंडक नदी हो जाएगा। फरक्का भागीरथी और गंगा हो जाएगा। काकरापारा अब आपको बाबू ताप्ती नदी गुजरात में हो जाएगा, ठीक ना, कहाँ हो जाएगा, गुजरात में हो जाएगा। चलिए अगर आगे बात करते हैं तो आगे है कि बाबू तावा आपको हो जाएगा मध्य प्रदेश में। तो जो तावा होता है तो आपको पता है कि रोटी इसके मध्य में होता है, मध्य में बनाया जाता है यानी बीच में बनाया जाता है, तो आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं। बाकी इसको भी कोरिलेट कर सकते हैं जो काकरा पारा है, तो काकरा से आपका आ रहा है जो आपको ककड़ी नहीं होता है तो उसको तब किया जाता है, तब आदमी खाता है, ठीक ना। उसके बाद उकाई है बाबू, ये गुजरात में है। मालप्रभा आपको कर्नाटक में है, ठीक। उसके बाद आगे बात करते हैं बगलिहार बाबू, जो बगलिहार है वो चिनाब नदी पे है। सरदार सरोवर जो आपको है परियोजना वो बाबू नर्मदा नदी पे, ठीक। और तिलैया जो है बाबू बराकर नदी पर, ठीक। तिलैया झारखंड में पूछता है बार बार, इसको याद कर लेना है। बाकी और देख लेते हैं
तुलबुल परियोजना बाबू आपको झेलम नदी पर, ये परीक्षा में पूछता है, VBI है, किसी न किसी आपको शिफ्ट में पूछेगा, इसको याद कर लीजिएगा। सरहिंद नहर जो है बाबू सतलज नदी पर पंजाब में, जवाहर सागर चंबल नदी राजस्थान में, राणा प्रताप सागर बाबू चंबल नदी पर राजस्थान में, गांधी सागर चंबल मध्य प्रदेश, शिव समुद्रम कावेरी नदी कर्नाटक, बाण सागर सोन नदी आपको यूपी बिहार के आपको मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में पाया जाता है। पंचेत बाबू दामोदर आपको झारखंड पश्चिम बंगाल में, शरावती नदी कर्नाटक में है आपको। उसके बाद मचकुंड यहाँ पर इंपॉर्टेंट है जो कि उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में। उसके बाद जायकावाड़ी गोदावरी नदी महाराष्ट्र में है, भद्रा कर्नाटक नदी, भीमा पवना कृष्णा नदी महाराष्ट्र में है। उसके बाद अगर बात की जाए घाट प्रभात, ये सब चीज़ मैंने आपको बता दिया ट्रिक से, भद्रा भी बता दिया है, घाट प्रभात भी बता दिया है। रिहंद जो हो गया बाबू मैंने बताया झील वाला चैप्टर में कि इसी नदी पे आपका बाबू जो सबसे बड़ा कृत्रिम झील है। उसके बाद माता टीला बाबू बेतावा, माता टीला परीक्षा में पूछता है, माता टीला में माता आ जाएगा और बेटावा से बेटा आ जाएगा, तो यहाँ से कोरिलेट कर सकते हैं, उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद टिहरी बांध आपको भागीरथी नदी पे है, और इडुक्कू परियोजना बाबू पेरियार नदी पे। इसको भी मैंने याद किया था कि डुबकी लगाना है तो आपको पे करना पड़ेगा पैसा। तो यह हम लोगों ने लगभग 35-36 मिनट में इस क्लास को कंप्लीट किया। थोड़ा जल्दी लास्ट में हो गया, इसका कारण आप समझिए, आप इस चीज़ को समझिएगा तो सही रहेगा। हमें अभी जाना है पेपर देने के लिए, सब चीज़ तैयारी करना। और अब मैं बहुत काफ़ी दूर हूँ अपने घर से, और जहाँ पेपर मेरा सेंटर पड़ा है, होम सेंटर तो नहीं पड़ा है लेकिन बगल के राज्य में पड़ा है, सॉरी बगल के ज़िले में पड़ा है, राज्य कहा गया, बगल के ज़िले में पड़ा है। तो आई होप इस चीज़ क्लास को समझे होंगे। क्लास कैसा लगा बताइएगा। जो छोटे छोटे होते हैं मोटिवेशन क्लास, या फिर मैं अगर टाइम मिलेगा मुझे तो कल मैं आपको एक चीज़ बता दूंगा, जैसे कि कैसे आपको एकाग्र रहना है परीक्षा में, कैसे आपको पेपर सोल्व करना है, कैसे आप जो होता है OMR शीट उसको रंगना है। ये सब चीज़ अगर टाइम मिलेगा तो मैं कल बनाऊंगा। हालांकि सिर्फ क्लास का वीडियो नहीं आएगा, क्लास इसलिए नहीं आएगा कि कोई ना मटेरियल लिया रहूँगा और ना समय मिल पाएगा, ठीक। बाकी ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। लेकिन आज नहीं, आज तो मेरा जो समय है सफ़र में कट जाएगा। रही बात कल की, तो कल पेपर देने के बाद मैं खाली हो जाऊँगा, 12 से 2 पेपर है, 2 बजे के बाद खाली हो जाऊँगा, तो कुछ आपके लिए कर सकता हूँ 1 तारीख वाले कैंडिडेट के लिए। बाकी तो 7 और 15 के लिए तो समय है ही, 7 और 15 तारीख के कैंडिडेट के लिए समय है, उसके बाद उनके लिए देखा जाएगा क्या करना है, ठीक। तो बाबू मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।